Good evening, students. Welcome back to my channel, Chemistry Classes by Pooja Kaushik. So, in this lecture, we are going to discuss about your next chapter, that is structure of atom. Okay, class 11th chapter. So, बच्चे, in the structure of atom, as the name suggests, in the very chapter, what we are going to discuss, we are going to discuss about the nature of atom. That means बच्चे कि atom जो है यहाँ तक समझ में आता है कि मैटर जो है वो पार्टिकल से बना है और स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स को एटम्स कहते हैं। लेकिन अब वो एटम जो है वो फर्दर आगे कैसे डिवाइडेड है, क्या वो फर्दर आगे उसे तोड़ा जा सकता है या नहीं तोड़ा जा सकता। बिल्कुल स्टार्टिंग से बात करते हैं। जब एटम की डिस्कवरी हुई तब सबको पता था भाई एटम होता है। एटम जो है एक ग्रीक वर्ड से आया है बच्चे। एटम क्या है? ग्रीक वर्ड से आया है जिसका वर्ड क्या है? एटोमियो। ग्रीक वर्ड क्या है? एटोमियो। एटोमियो का मतलब होता है, ये क्या वर्ड है बच्चे? ग्रीक वर्ड, यानी कि ग्रीक लैंग्वेज से ये वर्ड हमने लिया था। क्यों? एटोमियो का मतलब होता था अनडिविजिबल। अनडिविजिबल कह सकते हो या फिर क्या कह सकते हो? अनकटेबल, यानी कि जिसको हम फर्दर नहीं तोड़ सकते। 19th सेंचुरी जो सबसे फेमस चीज 19th सेंचुरी में हमारे पास चल रही थी वो क्या थी? डाल्टन्स थ्योरी। क्या थी हमारे पास? डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। और डाल्टन जो थे उस टाइम के बहुत ही फेमस साइंटिस्ट थे, यानी कि जो डाल्टन कह रहे थे लोग उसे मान रहे थे। डाल्टन थ्योरी के अकॉर्डिंग हमने क्या बात की थी बच्चे? हमने बात की थी कि एटम जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है एंड वी आर नॉट एबल टू कट द एटम इनटू इट्स स्मॉलर थिंग्स, यानी कि हम एटम को आगे नहीं तोड़ सकते। ये बात की थी डाल्टन ने। क्यों लोगों ने इसको मान लिया या दूसरे साइंटिस्ट ने इसे मान लिया? इसलिए मान लिया क्योंकि बच्चे जो इनकी ये बात थी जो हमने पहले चैप्टर में बात की थी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, ये सभी लॉज को क्या कर पा रहे थे? जस्टिफाई कर पा रहे थे। इसी वजह से लोगों ने इनकी बात मान ली कि भाई डाल्टन थ्योरी कहती है कि एटम जो है उसको तोड़ा नहीं जा सकता, और हमने भी ये चीज मान ली। लेकिन जब बात आई किसकी? चार्ज प्रोडक्शन की बात आई, यानी कि जब किसकी बात आई बच्चे? चार्ज प्रोडक्शन की बात आई। चार्ज प्रोडक्शन मतलब जब हुआ क्या? जब एक सिल्क के क्लॉथ को एक ग्लास रोड पे रब किया गया। क्या किया गया? एक सिल्क का क्लॉथ लिया और एक ग्लास रोड थी उस पे रब किया, और आफ्टर रबिंग ये देखा गया कि वो दोनों चीजें क्या, उन पे चार्ज प्रोड्यूस हो गया। या तो वो अट्रैक्ट कर रही है या तो वो रिपेल कर पा रही है। अट्रैक्शन रिपेल्शन डिपेंड करती है बच्चे। अगर दोनों सेम चार्ज हैं तो दोनों एक दूसरे से दूर भागेंगे। दूर भागेंगे तो क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। लेकिन अगर अपोजिटिवली चार्ज हैं तो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। समझ रहे हो? तो यानी कि ये थ्योरी नो डाउट कि एटम को नहीं तोड़ सकते एक्सप्लेन कर रही है बहुत सारे लॉज को, लेकिन फेल हो गई ये बताने में कि चार्ज कैसे प्रोड्यूस हुआ। अगर एटम टूटे नहीं तो इन दोनों के ऊपर चार्ज कहां से प्रोड्यूस हो गया? ऐसा तो नहीं है कि सिल्क का एटम उठ के ग्लास रोड के एटम के साथ रिप्लेस कर दे और ग्लास रोड का एटम सिल्क के ऊपर आ जाए। ऐसा तो नहीं है, क्योंकि उसने तो कोई चार्ज भी नहीं बताया एटम के ऊपर। समझ रहे हो? दैट मीन्स चार्ज कहां से प्रोड्यूस हुआ? तो बाकी जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ये चीज ऑब्जर्व की तो फिर 20th सेंचुरी में ये चीज क्लेरिफाई कर दी गई। बहुत सारे अभी हम डिस्कवरीज पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्कवर हुआ, न्यूट्रॉन कैसे डिस्कवर हुआ, प्रोटॉन कैसे डिस्कवर हुआ। आज पूरे के पूरे लेक्चर में हम ये 3 डिस्कवरीज पढ़ेंगे। तो 20th सेंचुरी में इन डिस्कवरीज के बाद ये बात एस्टेब्लिश हो गई कि एटम इज मेड अप ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ये चीज एस्टेब्लिश हो गई जिसे हम आज तक मानते आ रहे हैं। हम अब क्या बोलते हैं? हम डाल्टन की बात नहीं बोलते, हम क्या कहते हैं? दैट यस एटम कैन बी डिवाइडेड, यस इट इज कंपोज्ड ऑफ सब एटॉमिक। सब मतलब बच्चे कि ये जो तीनों चीजें हैं ये किसका पार्ट है? एटम का पार्ट है। यानी कि अगर आप एक एटम को काटोगे, एटम के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होंगे? आपको इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, आपको प्रोटॉन्स मिलेंगे और आपको क्या मिलेंगे? न्यूट्रॉन मिलेंगे। ये वो बात है जो हम आज तक फॉलो करते हैं। यहां तक पहुंचे कैसे? यानी कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, देखो हमें चीजें इजी लगती हैं। क्यों? क्योंकि ये डिस्कवर हो चुकी है। लेकिन उस टाइम तक तो किसी को कुछ भी नहीं पता था।
कि क्या इलेक्ट्रॉन है, क्या प्रोटॉन है, क्या न्यूट्रॉन है, किसी को कोई नॉलेज नहीं है भाई, क्या चार्ज होगा, क्या कैसे करेंगे। तो यहाँ से स्टार्टिंग होती है इनकी डिस्कवरीज की। सबसे पहले हम डिस्कवरी शुरू करेंगे किसकी, इलेक्ट्रॉन की। किसकी डिस्कवरी करेंगे बच्चे, इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी जिस साइंटिस्ट ने, उनका नाम था माइकल फैराडे। अब इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड मैं तुम्हें तीन चीजें बताऊंगी। पहली, इलेक्ट्रॉन किसने डिस्कवर किया, चार्ज टू मास रेशो किसने निकाली, और इसका चार्ज किसने स्पेसिफाई किया। तीनों अलग अलग साइंटिस्ट थे जिनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले माइकल फैराडे ने किस ईयर में की थी बच्चे, 1850s में। लेट 90s, ये मिड 90s और लेट 90s के बारे में डिस्कवरी स्टार्ट हो रही है। तो इन्होंने, माइकल फैराडे ने क्या देखा, देखो इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने एक ग्लास ट्यूब ली, क्या ली, इसको बोलते हैं कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब। तुम ये कह सकते हो कि ये ग्लास का मेटअप, ग्लास की बनी हुई थी, इसके अंदर दो क्या लगे थे बच्चे, इलेक्ट्रोड्स लगे थे। और ये इलेक्ट्रोड्स किससे, ये इलेक्ट्रोड किससे कनेक्टेड थे, हमारी बैटरी से कनेक्टेड थे। समझ लो, किससे कनेक्टेड थे बेटा, बैटरी से कनेक्टेड थे। सेटअप समझो, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एक क्या है, एक आउटलेट दिया हुआ है वैक्यूम क्रिएट करने के लिए, दैट मींस प्रेशर को मेंटेन करने के लिए। क्यों दिया हुआ अभी समझा दूंगी, टेंशन नहीं लेनी। बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है। आई होप रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है बेटे, जो छोटी वाली लाइन होती है वो नेगेटिव को रिप्रेजेंट करती है, और जो बड़ी लाइन होती है वो पॉजिटिव को रिप्रेजेंट करती है। तो जो नेगेटिव से कनेक्टेड है उस इलेक्ट्रोड को क्या बोला, कैथोड, और जो पॉजिटिव से कनेक्टेड है उसे क्या बोला गया, एनोड बोला गया। अब इसने क्या किया, इसने एनोड के पीछे क्या कर दी, एक जिंक सल्फाइड की कोटिंग लगा दी। क्या की, ZnS, जिंक सल्फाइड। क्यों, क्योंकि जिंक सल्फाइड जो है वो क्या शो करता है, फोस्फोरेसेंस इफेक्ट, यानी कि जब भी लाइट स्ट्राइक करेगी तो ये क्या करेगा, शाइन, क्या आएगी, ब्राइट स्पार्क तुम्हें दिखाई दे। क्योंकि मुझे रेज नहीं दिखती, इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल होते हुए नहीं दिख रहे, तो मुझे कुछ ना कुछ तो इंडिकेशन चाहिए ना कि हाँ यहाँ कुछ ना कुछ टकरा रहा है। तो ये क्या करेगी, टकराने के बाद क्या करेगी बच्चे, टकराने के बाद शाइन करेगी। अब कई फिगर्स में ये सॉलिड होता है और कई में इसे परफोरेटेड बनाया जाता है। परफोरेटेड मतलब कि बीच में होल्स थे, इजी टू फ्लो। परफोरेटेड मतलब कि होल्स है, पोरस है वो चीज। अब देखो क्या हुआ, यहाँ हमने ये वैक्यूम से कनेक्ट करेंगे, ठीक है, ताकि प्रेशर मेंटेन किया जा सके। ये तो है इसका सेटअप। इसने देखा क्या, यहाँ पे जो वोल्टेज लगाई, जब इसने यहाँ पे बहुत हाई वोल्टेज अप्लाई किया और यहाँ पे जो प्रेशर था वो बहुत कम रखा गया। प्रेशर क्या रखा, वेरी लो प्रेशर। बहुत लो प्रेशर का मतलब क्या है कि अगर ज्यादा प्रेशर होगा तो वो दोनों जो गैस होंगे ना बच्चे, यहाँ पे क्या होगा, ये खाली तो नहीं होगा, यहाँ क्या होंगे, गैस के पार्टिकल्स होंगे कि नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। अगर मैं बहुत ज्यादा हाई प्रेशर रखती तो ये पार्टिकल्स एक दूसरे के बहुत ज्यादा पास आते तो कोई भी इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से फ्लो करना चाह रहा है, कोई भी रेज निकलेगी, उसके पाथ में हिंड्रेंस क्रिएट हो जाती। तो इस वजह से इसने क्या किया कि भाई लो प्रेशर मेंटेन करके रखो। लो प्रेशर रखेंगे तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर दूर रहेंगे और इजी हो जाएगा हमारे यहाँ से जो भी रेज निकलेंगे उनको ट्रेवल करने के लिए। तो क्या कंडीशन रखी, फर्स्ट हाई वोल्टेज और लो प्रेशर रखा गया। जब उन्होंने सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वोल्टेज पे पहुंचे तो उनको यहाँ पे क्या नोटिस हुई कि यहाँ पे एक स्पार्क हुई। अब स्पार्क हुई, इसका मतलब कि कुछ ना कुछ तो ट्रेवल करके यहाँ हिट कर रहा है। अब वो क्या हिट कर रहा है, बात आई यहाँ पे कि भाई ऐसी क्या चीज है जो यहाँ से हिट कर रही है। अब अगर कोई चीज इस पे हिट कर रही है तो वो निकली कहाँ से होगी, वो कैथोड से निकली होगी। कैथोड किस नेचर का, नेगेटिव नेचर का, यानी कि जो निकला होगा पार्टिकल यहाँ से वो भी किस नेचर का रहा होगा, नेगेटिव नेचर का रहा होगा। अब ये तो था इसका खुद की हाइपोथेटिकल, खुद की ऑब्जर्वेशन अपने सेटअप को लेके। क्या ऑब्जर्व हुआ कि भाई कोई ना कोई रेस थी, कुछ ना कुछ जो पार्टिकल्स थे, बीम ऑफ, आप पार्टिकल्स बोल सकते हो, स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स बोल सकते हो, वो निकली कहां से, कैथोड से, स्ट्राइक की कहां पे, एनोड पे। क्यों, हमें जिंक सल्फाइड की कोटिंग पे स्पार्किंग क्या हुई, ऑब्जर्व हुई। फिर मैं ये कहूंगी कि ये जो हमारे निकली है यहाँ से रेज, ये रेज डिपेंडेंट नहीं है। सबसे पहली बात कहां से निकली है, कैथोड से। कैथोड किस नेचर का था, नेगेटिव का। दूसरी बात ये जो रेज निकली है कैथोड रेज, ये इंडिपेंडेंट है। किसके इंडिपेंडेंट, नेचर ऑफ गैस एज वेल एज इलेक्ट्रोड्स। दैट मींस दिस रे इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट ऑफ किसके बच्चे, जो नेचर ऑफ गैसेस यहाँ पे प्रेजेंट हैं।
यानी कि यहाँ गैस, चाहे आप ऑक्सीजन ले लो, चाहे आप कार्बन डाइऑक्साइड ले लो, चाहे आप हीलियम ले लो, इस पे बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। किस पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा? जो रेज हमारे कैथोड से निकल रही हैं। यानी कि जो कैथोड रेज हैं वो इंडिपेंडेंट है किसके? जो नेचर है जिन गैसेस का जिस इसमें फील्ड है उनसे इंडिपेंडेंट है, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई गैस ले लो इलेक्ट्रॉन्स को। तीसरा क्या आ जाता है कि जब मैंने इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात की, जब मैंने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड लगाया, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड कैसे लगता है? देखो मैग्नेटिक फील्ड लगता है, हम क्या करते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ये क्या हो गया, नॉर्थ और साउथ दो पोल होते हैं ना मैग्नेट में, ये क्या हो गया, एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया, और पॉजिटिव और नेगेटिव ये क्या हो गया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई, यानी कि पोटेंशियल अप्लाई कर दोगे इलेक्ट्रिक फील्ड, और दो पोल्स अपोजिट पोल्स रख दोगे उस सेटअप में तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड। अगर यहाँ पे ना मैग्नेटिक फील्ड था ना ही इलेक्ट्रिक फील्ड था, तो यानी कि एब्सेंस थी किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की और मैग्नेटिक फील्ड की। तो जो ये हमारी रे थी वो कैसे ट्रेवल कर रही है, स्ट्रेट लाइन में। कैसे मेरे बच्चे, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है, यानी कि उसे कोई डिफ्लेक्शन नहीं है जब तक ये दोनों चीज प्रेजेंट नहीं है। लेकिन जब आपने मैग्नेटिक फील्ड भी लगा दिया और इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगा दिया तो देखा गई, जब अप्लाई किया तो देखी गई डेविएशन। और ये डेविएशन कैसी थी, सिमिलर टू नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स। अब समझने की बात करो, मैं यहाँ कहना क्या चाह रही हूँ, मैं ये कहना चाह रही हूँ बेटा कि जब ये चीज ऑब्जर्व हुई, जब उसने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के देखा, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करके देखा, ठीक है, तो उसे क्या ऑब्जर्व हुआ कि भाई जब मैं ये दोनों चीजें लगा रहा हूं तो जो रेज निकल रही है ना, अब रेज देखो, अगर मेरे पास कोई नेगेटिव चीज की नेगेटिव पार्टिकल है और वो यहाँ से ट्रेवल कर रहा है, जब तक ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो वो सिंपल ट्रेवल करेगा। लेकिन मुझे पता लग गया, मैंने पॉजिटिव नेगेटिव लगा दिया, ऑब्वियसली बेटा ये नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव को धक्का मारेगा, लेकिन नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। तो पाथ होना चाहिए था स्ट्रेट, लेकिन हो गया डेविएट। इस डेविएशन का नेचर कैसा है, जैसा एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल का नेचर होता है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते ही जो कैथोड रेज थी वो क्या हो गई, डेविएट हो गई, कहां से, अपने पाथ से डेविएट हो गई। इसका मतलब कैसा नेचर शो किया, जैसे कि एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स नेचर शो करते हैं। समझ में आ रही है बात? तो समझ में आया कि डेविएशन। तो इस नेगेटिव चार्ज रेज को क्या बोला गया, कैथोड रेज। क्या बोला गया इसे बेटा, कैथोड रेज। और क्या बोला गया कि किससे मिलके बनी है, इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि जिस भी पार्टिकल, जिस भी नेगेटिव चार्ज पार्टिकल से ये मिलके बनी है उसका नाम क्या रख दिया हमने, इलेक्ट्रॉन रख दिया। डिस्कवरी समझ में आई? अब जब डिस्कवरी हो गई इलेक्ट्रॉन्स की, अब उसके बाद बात आई हमारे पास कि अब हमें बात करनी थी इसकी चार्ज टू मास रेशियो। किसकी, चार्ज टू मास रेशियो। यानी कि ये तो पता लग गया कि भाई जो एटम है, एटम के अंदर एक नेगेटिव चार्ज का पार्टिकल है जिसको हमने क्या बोल दिया, इलेक्ट्रॉन बोल दिया। ये कौन बताएगा कि कितने अमाउंट ऑफ चार्ज है और कितना हैवी वो पार्टिकल है। यानी कि मुझे चाहिए इसका चार्ज और मुझे चाहिए इसका मास, कि मेरे इलेक्ट्रॉन का चार्ज टू मास रेशियो क्या है। ये जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया, ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया साइंटिस्ट जे थॉमसन ने। किसने किया बेटा, जे थॉमसन ने। और कौन से ईयर में किया, 1897 में। अब 1897 में जे थॉमसन ने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया मास और इलेक्ट्रॉन का, वो सेम एक्सपेरिमेंट था जो माइकल फैराडे इस सेटअप के थ्रू करना चाह रहे थे। यानी कि इसने क्या किया, जे थॉमसन ने सेटअप सेम रखा, लेकिन डिफरेंस क्या किया, सेटअप सेम था। यानी कि अब ध्यान से यही समझो, सेटअप यही है, इसे नोट कर देते हैं बच्चे। तो सेटअप क्या है, बिल्कुल सेम, जो माइकल फैराडे ने सेटअप रखा इसने भी वही रखा, लेकिन इसने स्मार्टनेस क्या दिखाई, पाथ ये था। अब तुम्हें ये चीज समझो कि जब हम किसी भी स्पेस की बात करते हैं तो हमारे पास सॉरी बेटा, हमारे पास क्या होती है, तीन एक्सिस होती हैं जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। क्या होती है, हमारे पास तीन एक्सिस होती हैं जो क्या होती हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। जैसे तुम यहाँ देखो, ये रिप्रेजेंट कर रहा है इस चीज को, ऐसे इमेजिन करना सीखो, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो। कोई भी एक्सिस नाम ले दो, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। क्या ये तीनों एक दूसरे का परपेंडिकुलर है? बिल्कुल। ये इस पे कितना डिग्री बना रही है, 90 डिग्री। ये इस पे कितना बना रहा है, 90। और ये इस पे कितना बना रहा है, 90 डिग्री एंगल। तो तीनों क्या है, परपेंडिकुलर। अब मैं जो यहाँ बात कर रही हूँ ध्यान से समझना,
जो हम बोलते हैं ना कि बच्चे इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर लगा दिया, पता ही नहीं होता कैसे लगा दिया, अब वो चीज समझने की कोशिश करो। अब ये जो चीज है, ये जो रेज जा रही है, ये है इलेक्ट्रॉन का पाथ। रेड वाला मार्कर क्या बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है। अब मैंने बोला ये ब्लू लाइन, मैं क्या बोल रही हूँ, ये ब्लू लाइन, ये ब्लू लाइन रिप्रेजेंट कर रही है मेरे इलेक्ट्रिक फील्ड को, किसे, इलेक्ट्रिक फील्ड को। और ये जो ब्लैक लाइन जो ऐसे ऊपर जा रही है, ये रिप्रेजेंट कर रही है मेरे मैग्नेटिक फील्ड को। इसको इससे रिलेट करो, मैंने क्या बोला, ये इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये मैग्नेटिक फील्ड है। यानी कि जो हमारे जे थॉमसन थे, इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट सेटअप किया, इन्होंने जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया वो परपेंडिकुलर लगाया। किसके परपेंडिकुलर, जो डायरेक्शन ऑफ क्या थी बच्चे, इलेक्ट्रॉन्स थी। यानी कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इधर फ्लो कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर इस डायरेक्शन में है जो परपेंडिकुलर है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन। ये 2D है तो 3D रिप्रेजेंटेशन समझो। 3D मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ, और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ रेज इन दिस डायरेक्शन। तो ये अप्लाई करने के बाद उन्होंने देखा कि इलेक्ट्रॉन को स्ट्रेट जाना चाहिए था, लेकिन इलेक्ट्रॉन स्ट्रेट न जाके डेविएट कर रहा है। क्यों, ये नेगेटिव है, और जहां पे भी हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉजिटिव टर्मिनल होगा, इसकी टेंडेंसी रहेगी उसकी तरफ अट्रैक्ट होने की। समझ आई बात, यहां से समझ लो, थोड़ा और आसान से बता देती हूँ ताकि रिप्रेजेंट। इलेक्ट्रॉन आ रहा था भाई, आ रहा था, जब तक नहीं था फील्ड कोई दिक्कत नहीं थी, सीधा चला रहा था। इलेक्ट्रिक फील्ड में आती पॉजिटिव दिखा डेविएट हो गया। जाना कैसे था, सीधा, लेकिन मुड़ गया। अब मुड़ गया तो ये जो डेविएशन थी, यही तो काम की चीज थी। किसके लिए, हमारे साइंटिस्ट जे थॉमसन के लिए। तो जे थॉमसन ने इसी डेविएशन के बेसिस पे क्या निकाल दी, इसकी चार्ज टू मास रेशो। कैसे, अब ये डेविएशन किस किस फैक्टर पे डिपेंड कर रही है, पहले ध्यान से समझो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब ये नेगेटिव चार्ज था, ये इलेक्ट्रिक फील्ड था, मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाइड है, तो कौन कितना डेविएट करेगा। सबसे पहली बात, जितना ज्यादा चार्ज होगा, जितना ज्यादा चार्ज होगा डेविएशन उतनी ही ज्यादा होगी। जितना ज्यादा इस पे चार्ज होगा उतना ही ये पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। दूसरा, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज मतलब यानी कि स्ट्रेंथ किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की, जितनी ज्यादा होगी डेविएशन भी उतनी ही ज्यादा होगी। मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ जितनी ज्यादा होगी डेविएशन उतनी ही ज्यादा होगी। समझ रहे हो। लेकिन अगर इसका मास ज्यादा होगा, ये भारी हो गया, अगर भारी हो गया तो भारी बंदा इजी डेविएट करता है कि पतला बंदा आराम से मूव कर सकता है, ऑब्वियसली पतले वाला। तो अगर इसका भार हो गया, ये भारी हो गया, तो इसकी डेविएशन कम हो गई। यानी कि अगर मास बढ़ा तो डेविएशन के साथ क्या हुआ, डेविएशन कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी बच्चे, डेविएशन कम हो जाएगी। समझ रहे हो, मास बढ़ रहा है तो भारी हो गया, भारी हो गया तो मूव करना मुश्किल हो गया, इस वजह से डेविएशन क्या हो गई, कम। तो ये सारे फैक्टर्स को एनालाइज करने के बाद जो जे थॉमसन ने हमें चार्ज अपॉन मास ऑफ सबस्क्रिप्ट में ई रिप्रेजेंट करता है आपके इलेक्ट्रॉन्स को, तो ये क्या वैल्यू निकाली 1.758820 into 10 raised to the power 11 कूलम्स पर केजी। ये हमारी क्या आई, चार्ज टू मास रेशो आई, जो इन्होंने निकाली, जो निकाली बच्चे जे थॉमसन ने। किसने, जे थॉमसन ने। अब जो नेक्स्ट चीज थी वो थी हमारे पास चार्ज, कि ठीक है भाई चार्ज टू मास रेशो तो तुमने निकाल दी, क्या बता दिया तो हमारे जे थॉमसन ने कि भाई चार्ज टू मास रेशो क्या है 1.7588 into 10 raised to the power 11 कूलम्स पर केजी है। लेकिन ना तो चार्ज का पता ना ही मास का पता। अब इस चीज को डिस्कस करने के लिए आए हमारे पास आरए मिलिकन। क्या आए, आरए मिलिकन। किस ईयर में आए बेटा, ये आए हमारे पास 1906 to 40। ये टाइम पीरियड था जब ये रिसर्च कर रहे थे। इनका जो एक बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट था वो था हमारा ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। एनसीईआरटी में कंप्लीटली मेंशन है कि क्या किया, लेकिन सबसे सिंपल सी बेसिक चीज बताती हूँ उन्होंने क्या किया कि ड्रॉप फॉर्मेशन देखी और पोटेंशियल अप्लाई करके कितने टाइम में गिर रही है इस टाइम पीरियड को नोट किया, और फिर उन्होंने क्या किया चार्ज टू, फिर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने हमें बता दिया कि भाई जो चार्ज है किसका, इलेक्ट्रॉन्स का, वो क्या है 1.6 into 10, 1.69 आप लिख सकते हो, 1.602 लिख सकते हो, ठीक है, लेकिन 1.6 into 10 raised to the power minus what 19 कूलम। ठीक है, इसको आप
आप 1.602 भी लिख सकते हो, वो आपकी इच्छा है, बट अप्रॉक्स में क्या है 1.6 × 10⁻19 कूलम। चार्ज पता है, चार्ज टू मास पता है, तो क्या मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा? निकलेगा नहीं निकलेगा? बिल्कुल। कैसे निकालेंगे? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.602 10⁻19 डिवाइडेड बाय 1.75। क्या है बेटा ये? तो क्या आ जाएगा इसका? मास आ जाएगा। तो इसका जो मास आया बच्चे, ये क्या हमारा, सॉरी हाँ हमने क्या है केजी इनवर्स, ओके। तो तभी तो यूनिट केजी आएगी, कूलम से कूलम कट जाएगी, इनवर्स ऊपर जाएगा तो केजी यूनिट आ जाएगी। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.01 10⁻31 व्हाट केजी। तो ये क्या आया? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। डिस्कवरी की सबसे पहले फैराडे ने, चार्ज टू मास रेशियो बताया जे थॉमसन ने, और चार्ज और मास अलग से किसने बताया? आर.एम. मिलिकन के ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से, कि मास जो है वो क्या है 9.01 और 9.10 into 10⁻31 kg और चार्ज 1.602 10⁻19 कूलम। तो ये तो हिस्ट्री रही किसकी? इलेक्ट्रॉन की। अब इलेक्ट्रॉन के बारे में, मुझे इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता है, मुझे इलेक्ट्रॉन का क्या पता है? मास। अब बात आ गई किसकी? प्रोटॉन की, कि भाई प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसे हुई? प्रोटॉन की डिस्कवरी भी कुछ इसी तरीके से हुई। कैसे? किसको यूज करके? कैथोड रे को यूज, क्या किसको यूज करके बच्चे? डिस्चार्ज ट्यूब को यूज करके, ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब। ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब में जो सेम सेटअप किया गया वो बिल्कुल सेम था। सेटअप क्या था? बिल्कुल सेम। सेटअप में कुछ भी चेंज नहीं हुआ, ठीक है। नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ओके, इट इज नॉट करेक्ट। तो ये क्या था? यहाँ मेटल था इलेक्ट्रोड, यहाँ पे भी एक मेटल था इलेक्ट्रोड। ये वही क्या नेगेटिव से कनेक्ट तो क्या कैथोड, ये वही पॉजिटिव से कनेक्टेड तो क्या एनोड। समझ रहे हो? यहाँ पे वही क्या गैस के पार्टिकल्स, वही क्या अप्लाई करेंगे? हाई वोल्टेज। अब सबसे पहली बात आती है कि इनकी डिस्कवरी की किसने? डिस्कवरी हुई ई गोल्डस्टीन ने। साइंटिस्ट का नाम नहीं भूलना, याद रखा करो, ई गोल्डस्टीन ने। कब की बच्चे? 1886 में, यानी कि लेट 90s में चल रहे हैं अब हम, लेट 19th सेंचुरी में। तो ये सब इन्होंने जो था, इन्होंने देखा किसका? माइकल फैराडे का एक्सपेरिमेंट। उन्होंने जिंक सल्फाइड की कोटिंग यहाँ लगाई थी, इन्होंने उल्टा किया, कहते भाई मैं तो यहाँ लगाऊंगा, क्योंकि फैराडे के एक्सपेरिमेंट में रेज निकल के आ रही थी कैथोड से। तो इनके दिमाग में एक चीज स्ट्राइक हुई कि अगर कैथोड से कोई रे निकल सकती है तो क्या एनोड से कोई रेज नहीं आ सकती? मैं चेक करके देखता हूँ कि भाई क्या कोई चीज एनोड से निकल के इधर नेगेटिव पार्ट वाले कैथोड पे भी कोई चीज स्ट्राइक कर रही है कि नहीं कर रही, मैं वो चीज देखना चाह रहा हूँ। सेटअप बिल्कुल सेम, जिंक सल्फाइड की कोटिंग रिवर्स कर दी, परफोरेटेड लगा लो, मेटेलिक लगा लो, इट्स वन एंड द सेम थिंग। हम लगा लो परफोरेटेड लगा लो, ठीक है भाई। अब हुआ क्या? थोड़ी देर बाद उसने देखा कि जब एक सफिशिएंट हाई वोल्टेज पहुंच गई तो यहाँ इस जिंक सल्फाइड की कोटिंग पे फिर से क्या प्रोड्यूस हुई? स्पार्क। क्या आई? स्पार्क। यानी कि कुछ ना कुछ है जो यहाँ से क्या कर रहा है? मूव कर रहा है टुवर्ड कैथोड। अगर कोई चीज पॉजिटिव से निकल रही है तो दैट मींस उसका चार्ज क्या है बच्चे? उस रेज पे पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव रेज आई कहां से? देखो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करते हैं, बिल्कुल समझ में आता, करते हैं जी। अब ये पॉजिटिव रेज की बात कर लो, या फिर इसको आप क्या बोल सकते हो? कैनाल रेज। क्या नाम देते हैं पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की रेज का? कैनाल रेज। कहां से ओरिजिनेट हुई? एनोड से ओरिजिनेट हुई। क्या ये डिपेंड करती है कि इसके अंदर गैस कौन सी है? क्या इलेक्ट्रोड की रेज डिपेंड करती थी कि इसके अंदर गैस कौन सी है? नहीं, इलेक्ट्रॉन की तो नहीं डिपेंड कर रही थी, लेकिन यहाँ पे ये डिपेंड करेगी किस पे? ऑन द नेचर ऑफ जो भी आपकी क्या है गैस फील्ड है, उस नेचर पे ये डिपेंड करेगी ही करेगी। समझ रहे हो? मतलब कि आपकी कौन सी क्या गैस फील्ड है, जो यहाँ गैस फील्ड है उसके मास पे, उसके एटॉमिक प्रॉपर्टीज पे ये जो कैनॉल रेज निकली है वो डिपेंड करेगी। क्यों डिपेंड करेगी? ध्यान से सुनो। यहाँ से निकल रहे हैं इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करेगा गैस के पार्टिकल को, इसके भी वैलेंस में इलेक्ट्रॉन घूमेंगे, ये डेप्थ में जा रहे हैं। कंसेप्ट को एक लेवल और ऊपर बढ़ा रही हूँ, ध्यान से समझना।
इलेक्ट्रॉन निकला, इलेक्ट्रॉन ने स्ट्राइक किया इसे। अब ये एटम था, मान लो ये इलेक्ट्रॉन आ रहा है, गैस का एटम था, गैस के एटम के अंदर न्यूक्लियस भी थे और क्या थे, इलेक्ट्रॉन भी थे। ये स्ट्राइक करता है, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट कर देता है। जब किसी भी न्यूट्रल एटम में से लाइक Na, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है तो क्या बनता है, Na, पॉजिटिव चार्ज आता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एटम विल एक्वायर अ पॉजिटिव चार्ज, अदरवाइज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन विल एक्वायर अ नेगेटिव चार्ज। तो आया इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन टकराया, इतनी जोर से टकराया कि उसके वैलेंस में से इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। इलेक्ट्रॉन निकलते ही क्या बन गया, क्या बन गया, पॉजिटिव पार्टिकल्स बन गए। किस चार्ज के पार्टिकल बन गए, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स बन गए। इसी वजह से तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स होने, अब क्या चार्ज आया इस पे, पॉजिटिव, न्यूट्रल नहीं रहा, पॉजिटिव हो गया। पॉजिटिव हो गया तो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा किसकी तरफ, नेगेटिव चार्ज की तरफ, जो क्या है, कैथोड। ओवरऑल कंसेप्ट समझ में आया। इलेक्ट्रॉन निकले थे, कैथोड से स्ट्राइक किए, स्ट्राइक करके पॉजिटिव चार्ज बनाते हैं और ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ मूव कर रहे हैं, कैथोड की तरफ। तो इसलिए भाई क्यों नहीं डिपेंड करेगा इसके नेचर पे, बिल्कुल। अब डिसाइड होगा ना कि इसकी वैलेंस शेल कौन सी है, ये सब पढ़ेंगे जब केमिकल बॉन्डिंग में बात करेंगे। कौन सी शेल है, कितने पावर से स्ट्राइक कर रहा है, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, क्या आसानी से दे पाएगा, या आसानी से नहीं दे पाएगा। जैसे फ्लोरीन और ब्रोमीन की बात करें तो कौन आसानी से देगा, फ्लोरीन और आयोडीन की बात करें तो कौन आसानी से देगा, आयोडीन। क्यों, नीचे जाते हैं, पीरियोडिक प्रॉपर्टी, साइज बढ़ता है, आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा। सब कुछ इंटरकनेक्टेड है। तो यानी कि ये किस पे डिपेंड कर रहा है, उसके नेचर पे डिपेंड करेगा कि गैस किस नेचर की है। तो इससे जो हमारे पास ये डिस्कवरी हुई बच्चे, ये डिस्कवरी हो जाती है हमारी किसकी, प्रोटॉन्स की। ठीक है, एक बार देखते हैं कुछ मिस ना हो जाए तुम्हारा। अब बात हुई, ठीक है, अब हमने क्या किया, अब तुम ये समझ सकते हो कि अगर मान लो हम इसमें भी वही चीज अप्लाई करना चाह रहे हैं, मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, मैंने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इस डायरेक्शन में थे। तो समझो जब पॉजिटिव था, नेगेटिव था और इलेक्ट्रॉन जा रहा था जो खुद नेगेटिव था, वो मुड़ा किसकी तरफ, पॉजिटिव की तरफ। लेकिन अब पॉजिटिव है, नेगेटिव है, जो आ रहा है वो खुद से पॉजिटिव है, कहाँ मुड़ेगा, कहाँ मुड़ेगा, नेगेटिव की तरफ। इसका मतलब कंफर्म कि इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में जो मेरी कैनाल रेज हैं वो कैसे बिहेव कर रही हैं, बिहेव एज अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स की तरह बिहेव कर रही हैं। जो सबसे स्मॉलेस्ट की अगर मैं बात करूं, हाइड्रोजन है, सबको पता है कि हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है। अगर इलेक्ट्रॉन आया, स्ट्राइक किया और इस इलेक्ट्रॉन को ही बाहर भगा दिया तो H पॉजिटिव बना और इस H पॉजिटिव को नाम दिया गया प्रोटॉन। क्या नाम दिया गया, प्रोटॉन। अब बात आ जाती है बेटा प्रोटॉन के बाद किसकी, अब जो इसका चार्ज था, जो इसका मास था, जो इसका प्रोटॉन का चार्ज होता है ना बच्चे, सिमिलर होता है जो इलेक्ट्रॉन का होता है, दैट इज 1.6 10 raised to the power what 19, 1.6 10 raised to the power minus 19। तो चार्ज की अगर मैं बात करूं किसकी, प्रोटॉन की, तो क्या है 1.6 10 raised to the power minus 19 कूलम। बात करें अगर इसके मास की, अब इसके मास में और जब मैं न्यूट्रॉन की डिस्कवरी करा दूं उसके बारे में बात करते हैं, फिर इन दोनों का मास कंपेयर करते हैं, समझ में आ रही बात। अब न्यूट्रॉन के साथ क्या हुआ, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी करने वाले साइंटिस्ट कौन, चैडविक। कौन थे, चैडविक। किस ईयर में डिस्कवरी की बच्चे, किस ईयर में डिस्कवरी की, 1932 में डिस्कवरी कर दी। चैडविक ने क्या किया, सिंपलेस्ट फॉर्म में समझा रही हूँ, बेरिलियम की एक थिन प्लेट ली, अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक कराया। तुम्हारे लेवल के हिसाब से इजी तरीके से पोर्ट्रे कर रहे हैं, अदरवाइज कॉम्प्लेक्स सेटअप है, गूगल पे सर्च करके आप इसका सेटअप कंप्लीटली देख भी सकते हो। अल्फा पार्टिकल का मतलब होता है हीलियम। जब पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं, हाइड्रोजन के बाद जो फर्स्ट इधर नोबल गैस है क्या है, हीलियम, 2He4। 2 क्या है, एटॉमिक नंबर, और 4 क्या है, एटॉमिक मास। तो अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक किया, अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक करने पे जो डिस्कवरी हुई वो किसकी हुई, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, लेकिन देखा गया कि कोई डेविएशन नहीं है, तो मतलब इसके पास चार्ज क्या है, 0। ना ये पॉजिटिव है और ना ही ये नेगेटिव है, दैट मींस नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, न्यूट्रल है। लेकिन मास है, मास इसके पास है। अब दोनों का मास कंपेयर करो, मास of proton as well as mass of neutron।
और हमें पता है कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अभी कर चुके क्या 9.1 into 10⁻⁻31 kg। तो प्रोटॉन का जब मास निकाला गया तो प्रोटॉन का मास आया बच्चे 1.672 10⁻⁻27 kg और इसका मास आया 1.674 -27 kg। यानी कि डिफरेंस मास में बहुत कम है, लेकिन है। तो अगर बोला जाए कि न्यूट्रॉन हैवी है कि प्रोटॉन हैवी है, ऑब्वियसली कौन ज्यादा भारी, न्यूट्रॉन ज्यादा भारी। तो ये थी इन तीनों की डिस्कवरी, इन तीनों के चार्ज टू मास रेशियो और इनके बारे में। अब मैं तुम्हें एक टेबल बना के दिखाती हूँ, ठीक है बच्चे। एक टेबल ड्रॉ करते हैं, लाइक फर्स्टली द नेम, दैट इज फर्स्ट क्या, इलेक्ट्रॉन, फिर प्रोटॉन, फिर न्यूट्रॉन। सिंबल इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं ई पी एन, ठीक है। फिर उसके बाद इनका चार्ज, चार्ज क्या है -1.602 10⁻⁻19 कूलम प्लस 602 10⁻⁻19 कूलम 0। रिलेटिव चार्ज, रिलेटिव चार्ज का मतलब ये है बच्चे कि मैंने इसको 1 मान लिया तो ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये -1 है, ये +1 है, ये फिर भी 0 ही है। मास 9.1 10⁻⁻31 वेरी गुड। 1.672 10⁻⁻27 kg 1.674 10⁻⁻27 kg, ठीक है। अब बात आती है मास के बाद बच्चे, अगर मैं इसको यूनिट मास की बात करूं, यूनिट मास बता चुकी हूं पहले लेक्चर में कैसे कैलकुलेट करते हैं। 0.00305 1.00727 1.00867 एंड रिलेटिव मास। अब रिलेटिव में इसको 1 मान लो, 110। इसके कंपैरेटिवली इलेक्ट्रॉन का हम नियर टू 0, हम 0 नहीं बोलेंगे एग्जैक्ट, बट इसके कंपैरिजन में ये हल्का है। ये 10⁻⁻31 है, 10⁻⁻27 है। कौन सी यूनिट बड़ी है, ये यूनिट बड़ी है, वो छोटी है। क्यों? नेगेटिव में जितनी वैल्यू बढ़ती है एक्चुअल में उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू जितनी बढ़ती है एक्चुअल में उसकी रियल वैल्यू उतनी ही, उसकी रियल वैल्यू क्या होती है, उतनी ही कम। तो ये एक टेबल है। अब आज के लेक्चर से तुम्हें इलेक्ट्रॉन का पता लगा, क्यों डिस्कवर हुए, कैसे डिस्कवर हुए, कैसे चार्ज निकला, कैसे मास निकला, प्रोटॉन के बारे में बात की। कुछ भी ऐसे ही नहीं आ गया, साइंटिस्ट ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। बार बार वही चीज बोलती हूँ। तो साइंटिस्ट जो हैं उनका नेम, उनके क्रेडिट को तुम खुद नहीं ले सकती, मैं नहीं ले सकती उनका क्रेडिट, ठीक है ना। अगर उनकी डिस्कवरी वहां हुई है, हम सिर्फ उनके जो उनकी नॉलेज है बच्चे उसको दोबारा से सिर्फ समझ सकते हैं, समझने की कोशिश कर सकते हैं। रियल डिस्कवर वही थे, ठीक है। तो उनका नाम साथ में याद रखा करो, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इस लेक्चर को देखने के बाद होपफुली तुम्हें चीजें थोड़ी बहुत समझ में आई होंगी कि कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ। अब अभी तक समझ में क्या आ गया था साइंटिस्ट को 20 सेंचुरी, भाई एटम है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। अब 3 चीजें हैं तो, लेकिन अगले लेक्चर में क्या पढ़ेंगे भाई, 3 तो चीजें हैं लेकिन अरेंजमेंट कैसे है। यानी कि अब हम रियल में जाएंगे, क्या स्ट्रक्चर, थॉमसन ने अपना क्या स्ट्रक्चर दिया, रदरफोर्ड आए तो उनका क्या स्ट्रक्चर था, बोहर अपना क्या स्ट्रक्चर देके गए, गेटिंग माय पॉइंट। और जो अब लेटेस्ट क्वांटम चल रही है उस क्वांटम के हिसाब से हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्या है वो सब डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो वीडियोस को कंटिन्यूटी में देखना, अगर तुम्हें समझ में आ रही है तो, अगर समझ में नहीं आ रही तो कोई जरूरत नहीं है वीडियोस देखने की। लेकिन अगर तुम इससे रिलेट कर पा रहे हो, इस वीडियो को देखने के बाद एनसीईआरटी पढ़ा करो। एनसीईआरटी बेस्ट बुक है बच्चे कंसेप्ट वाइज, अगर कंसेप्ट बिल्ड करने हैं तो एनसीईआरटी करेगी। रेफरेंस बुक, हमें लगता है कि रेफरेंस बुक के पास जाना चाहिए, जाओ पढ़ो, लेकिन एनसीईआरटी क्लियर करने के बाद सबसे पहले एनसीईआरटी उठाओ। जो यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करते हैं वो भी एनसीईआरटी से ही पढ़ना स्टार्ट करते हैं। क्यों? एनसीईआरटी तुम्हारे कंसेप्ट बिल्डअप करती है, रेफरेंस बुक से तुम प्रैक्टिस कर पाते हो। समझ रहे हो मेरी बात? तो सीधा रेफरेंस बुक मत पकड़ना वरना बहुत चीजें समझ नहीं आएंगी। पहले क्या पकड़ो, एनसीईआरटी थोरोली पढ़ो। चैप्टर खत्म कर लिया ना एनसीईआरटी में से, तुम्हें सारे क्वेश्चंस आ गए, फिर तुम रेफरेंस बुक उठाओ और प्रैक्टिस करो, ठीक है बच्चे। तो एक सिस्टमेटिक वे से चलो, जंप मत करो, टाइम है, अभी से कंसेप्ट बना लो। जब टाइम निकल जाएगा तो कंसेप्ट बिल्डिंग बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी, ठीक है। नेक टू नेक कॉम्पिटिशन है, तो इसलिए साथ साथ चलो,
सारी वीडियोस में हम पूरा थोरोली कंसेप्ट वाइज तुम्हारा सिलेबस कवर करेंगे 11th का, ठीक है। और आराम से वीडियो देखा करो और समझने की कोशिश करा करो, जहां समझ नहीं आता उसे पोज कर लो, ओके बेटा। सो ऑल द बेस्ट, गुड लक।